क्या करीब 4 साल से चल रही रूस और यूक्रेन की एक खूनी जंग पर फुल स्टॉप लगने वाला है? बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन जंग पर विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अमेरिका, यूक्रेन और जर्मनी के बीच दूसरे दिन की बातचीत हो रही है। रूस ने भी इस पर पीस टॉक की सराहना की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर 90% सहमति बन गई है। रूस ने साफ किया है कि नाटो में यूक्रेन का शामिल न होना सीज फायर के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। यूरोपीय संघ में यूक्रेन पीस प्लान पर क्या पुतिन अब इसे कहेंगे ओके? लग रहा है विनोद जी आपको, क्योंकि एक कोशिश है 90% तक सहमति बन जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे दिखाई देती है। आप बाकी बताइए। लड़ाई जो चल रही है, दोनों देश थक चुके हैं। यूक्रेन तो बुरी तरह तबाह हो गया है, इतना सुंदर अच्छा देश था, शहर के शहर बर्बाद हो गए, खंडहर हो गए। और रूस पे भी बहुत असर पड़ा है, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके कितने हजारों सैनिक मारे गए हैं। तो रूस भी जानता है कि ये अंतहीन लड़ाई सी हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं ना, जैसे जब युद्ध विराम होता है तो कुछ इनको देना पड़ेगा, कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा। उसी के तहत बातचीत हो रही है। जो पहला मेन मुद्दा था कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो, लड़ाई इसी मुद्दे पर शुरू हुई थी कि यूक्रेन नाटो में मेंबर बनने जा रहा था, तभी रूस ने हमला किया था। तो अगर यूक्रेन इसके लिए तैयार हो जाता है, नाटो देश तैयार हो जाते हैं कि नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो, तो एक बड़ी सफलता होगी रूस के लिए भी, एक पुतिन के लिए खास करके एक फेस सेविंग हुई अपने देश में कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। दूसरा जो मसला है, वो जो इलाके रूस ने कब्जे किए हैं, खासकर जो यूक्रेन के जो रूसी बाहुल्य इलाके हैं, क्या यूक्रेन उनको छोड़ने के तैयार होगा? हाँ, जो इलाका है, क्या यूक्रेन उनको छोड़ने के तैयार होगा? अगर यूक्रेन छोड़ने के लिए तैयार होता है तो उसका जेलेंस्की के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नाटो में न जाना और उन इलाकों को भी छोड़ देना, तो जेलेंस्की के लिए तो यूक्रेन में चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसका क्या नतीजा निकलता, वो असली पॉइंट है। अगर रूस ये मान लेता है कि ठीक है, वो इलाके हम वापस यूक्रेन को दे देंगे और नाटो में अपना शामिल हो, तो अगर पुतिन को मानना होता तो वो अलास्का मीट के बाद ही मान चुके होते। लेकिन हासिल क्या हुआ यूक्रेन को? यूक्रेन अगर अपनी जमीन खो देता है तो वो उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। पुतिन फिर भी ये कह सकते हैं कि उन्हें जो एक्वायर करना था वो एक्वायर कर चुके हैं। नेटो को अगर चुप कराना था, यूक्रेन से उसे दूर रखना था, वो भी उन्होंने हासिल किया। देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल आज की सतही बातें हैं। ये जो युद्ध है, ये इस युद्ध के जो अभी आप परिणाम 90 और 10% दिखा रहे हैं, अगर इस पर भी सहमति होती है तो इसका अर्थ होगा कि पिछले 100-125 सालों से जो यूरोप का एक वर्चस्व दुनिया के नीति निर्धारण में रहा है, दुनिया के भूगोल को बनाने में रहा है, उसका अंत हो गया है। अगर नाटो जीवित है इसके बावजूद, और नाटो का विस्तार रूस की शर्तों पर नहीं हो रहा है वहां, और इस पर हो रहा है कि कोई देश उसको हथियार नहीं देगा, तो ये तो फिर एक बड़ी बड़ी घटना होगी इतिहास की कि जिस यूरोप ने पूरी यूरोपीय व्यवस्था कायम की, दुनिया की व्यवस्था उनके अनुसार बनी, देशों की सीमाएं उनके अनुसार निर्धारित हुए हैं, और उस यूरोप को आज अपने आप को एक प्रकार से अघोषित रूप से सरेंडर करना पड़ेगा। और यहां से फिर रूस के जो पुतिन की एक सपना था कि सोवियत संघ की तरह महाशक्ति बनना, तो अगर उसने यूरेशिया के क्षेत्र में अपने भूगोल का पुनर्निर्धारण किया है तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास में कहां होगा। यह केवल यूक्रेन के उस भूमि का विषय नहीं है, यह संपूर्ण दुनिया के जो एक विश्व व्यवस्था कायम की गई थी सोवियत संघ के विघटन के बाद, उसके पराभव, उसके अंत का द्योतक है। इसलिए पुतिन चाहे उनके देश की 80% संसाधन नष्ट हो जाए, वो मानेंगे नहीं जब तक कि वो स्थिति नहीं पैदा होगी। तो ये क्रीमिया का युद्ध याद करिए, ब्लैक सी पर यूरोप अपना कब्जा करना चाहता है, उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर। अगर यह सहमति थी सोवियत संघ के विघटन के बाद कि यूरोप और बाकी इन 10 कॉमनवेल्थ देशों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो क्यों हस्तक्षेप किया गया वहां उस वायदे के बाद जब वहां से विघटन हुआ था? तो नपुंसक यूरोप है। यूरोप बोलता है, यूरोप के पास हैसियत नहीं है कि जाकर सीधा युद्ध लड़ सके। वो पीठ पीछे होकर के लड़ा रहा था। वो भी स्पष्ट हो गया कि यूरोप के देश बगैर अमेरिका के ये नपुंसक हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप सोचिए इसके बाद दुनिया में क्या बदलाव आएगा, इसकी कल्पना करिए, सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से, और नए सिरे से जो राष्ट्रों में भारत जैसे देश जो उठ के खड़े हो रहे हैं, उन सब के लिए एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है। यूरोप असल में 2 युद्धों में बर्बाद हो चुका है, प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध। बुरी तरह दोनों युद्ध वहीं लड़े गए। तो यूरोप के देश अब युद्ध से डरते हैं, वो युद्ध की विभीषिका का सामना नहीं करना चाहते हैं। ये एक बड़ी उनका पूरा समाज जो है वो सच्चाई है, वो हथियार भले बना रहे हो, दुनिया को लड़ा देंगे,
लेकिन खुद नहीं लड़ना चाहते हैं। 50,000 और 1.25 सेना लेके, अगर ब्रिटेन के पास 50-60 हजार मान लो सेना है, अगर फ्रांस के पास 1 लाख 1.25 लाख है, तो आप कहाँ लड़ने जाओगे भाई? आप हथियार अब देकर वो लड़ा रहे वहाँ हैं। का समाज तैयार नहीं लड़ने के लिए। वो जो तबाही देखी है, जो मंजर देखा है उन्होंने दोनों महायुद्धों का, उसके बाद हम लोगों ने नहीं देखा उस तरह का मंजर। इसलिए तब भारत के विचारों के प्रति दुनिया को आना पड़ेगा। युद्ध का नहीं, बुद्ध की विचार की आवश्यकता है। यहां पर दुनिया को लौट कर आना पड़ेगा और शुरुआत यूरोप कर सकता है अगर करना चाहे तो।